अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। 8 जुलाई 2024 के इख्तिताम पे पाकिस्तान के हवाले से, अमरीका के हवाले से, मशरिक़ वस्ता के हवाले से अहम डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानियों के लिए, ख़ास वो नॉर्थ अमेरिका में हों, यूरोप में हों, पाकिस्तान में हों, लातीनी अमरीका में हों, मशरिक़ वस्ता में हों, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड में हों, जो सबसे इम्पोर्टेंट और अहम डेवलपमेंट है, वो अहम भी है, वो इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन उसके अंदर दिलचस्पी के भी, इंट्रीग के भी बड़े पहलू हैं और उसमें वो बायसे शर्म भी है हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए। ये वो डेवलपमेंट है जहाँ कीनिया की एक अदालत शहीद अरशद शरीफ के हवाले से अपना एक फ़ैसला सुनाती। इस फैसले के कई एस्पेक्ट्स हैं। क्यों ये फैसला पाकिस्तान की अदालतों के लिए, पाकिस्तान के मीडिया के लिए, हम सब पाकिस्तानियों के लिए बाइसे शर्म भी है। इसमें बहुत से तकलीफ़देह और मुश्किल सवालात भी हमारे लिए उठ खड़े होते हैं। इसके चंद एस्पेक्ट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहले ज़हन में रखिए कि ये जो अदालत ने फैसला सुनाया, इसमें पिटिशनर जो हैं वो शहीद अरशद शरीफ की बेवा, उनकी वाइफ जवेरिया इसमें पिटिशनर है। इसके अलावा दो और भी यहाँ पे पिटिशनर हैं। ये दोनों कीनिया के अंदर सहाफ़ती जर्नलिस्टिक एसोसिएशंस हैं जो वहाँ पर पिटिशनर्स हैं उनके साथ। और यहाँ पे जो 5 रिस्पोंडेंट्स हैं उसमें अटॉर्नी जनरल हैं कीनिया के, वहाँ पर उनके पुलिस चीफ्स हैं, पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिपेंडेंट पुलिस कमीशन है। ये सब लोग जो हैं इसमें रिस्पोंडेंट्स हैं। 5 रिस्पोंडेंट्स हैं, 3 इसमें पिटिशनर हैं। इस फैसले की बड़ी डायमेंशंस हैं, इसके बड़े एस्पेक्ट्स हैं और इसके मैं आपको बताऊं कि अदालत ने बुनियादी तौर पे ये कहा कि जो पुलिस का, जो कीनिया की पुलिस का जो स्क्वाड था, उसका जो डिफेंस है कि ये शहीद अरशद शरीफ का जो कत्ल पाकिस्तानी सहाफ़ी का है, ये एक केस है मिस्टेकन आइडेंटिटी का। वो किसी और गाड़ी का ताक़ुब कर रहे थे, कोई एब्डक्टेड गाड़ी थी, उसके नतीजे में बाय मिस्टेक उन्होंने शहीद अरशद शरीफ को कत्ल कर डाला, उस पर गोलियाँ चलाई। अदालत ने तमाम सर्कमस्टेंसेस को देखने बाद 45 पेज का ये उन्होंने एक डिसीजन लिखा है। तमाम जो 5 के 5 रिस्पोंडेंट्स हैं, उनके जवाबों को उन्होंने एनालाइज़ किया और एनालाइज़ करने के बाद उन्होंने कहा है कि पुलिस की ये एक्सप्लेनेशन और ये जवाज़ जो है, इसमें कोई जान नहीं है और ये जो कत्ल हुआ है शहीद अरशद शरीफ का, ये एक आर्बिट्री यूज़ ऑफ अथॉरिटी है, यानी मनमानी की गई है। यहाँ पे कोई इसकी रीज़निंग एग्जिस्ट नहीं करती। फिर उसमें लीगल आर्गुमेंट्स हैं कि डिनायल ऑफ लाइफ है, राइट ऑफ लाइफ नहीं मिला है, ह्यूमन राइट की वायलेशन हुई है, जस्टिस नहीं मिला है। और इसलिए अदालत ने यहाँ पे 2 फैसले किए हैं। एक, उन्होंने ये कहा कि ये पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, यहाँ पर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हो सकी, इस मामले की तह तक पहुँचने की ज़रूरत है और इसमें जो पुलिस के अफसरान और जवान रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्हें सज़ाएँ देने की ज़रूरत है। ये एक एस्पेक्ट है अदालत के फ़ैसले का। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि उन्होंने एक कॉम्पेंसेशन या मुआवज़ा यहाँ पे दिया है। आई अंडरस्टैंड कि जवेरिया और उन पिटिशनर्स को दिया है। जवेरिया एज़ पिटिशनर है, शहीद अरशद शरीफ की जो बेवा हैं, और ये तकरीबन 10 मिलियन शिलिंग है कीनिया के हिसाब से, जिसको जब पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो ये बहुत थोड़ा रह जाता है। ये कोई 21.7 मिलियन, यानी आप कह लें अगर इसको आप राउंड अबाउट करके 22 मिलियन कहें तो ये फ़ी ज़माना 2 करोड़ 20 लाख रुपए बनते हैं। इसको डॉलर में आप कन्वर्ट कर लें तो ये 1 लाख डॉलर से भी बहुत कम है। मैंने कहा कि बहुत से एस्पेक्ट्स हैं। मैं कॉम्पेंसेशन के एतबार से तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल नाकाफ़ी है, बिकॉज़ मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि शहीद अरशद शरीफ का सिर्फ जो सैलरी पैकेज था 1 साल का, वो तकरीबन कम से कम भी 5 करोड़ रुपए के करीब था और वो भी उस वक़्त के कन्वर्जन रेट में अगर आप देखें तो शायद 2 लाख डॉलर बनते हों साल के। तो इस वक़्त ये कॉम्पेंसेशन जो दी है, ये बहुत ही नाकाफ़ी है। लेकिन कॉम्पेंसेशन सिर्फ एक पहलू है, इसमें और बड़े पहलू हैं। एक तो बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये माननी पड़ेगी कि जो जवेरिया हैं, उनकी अज़म, उनकी जो कंसिस्टेंसी है, जिस मुस्तकिल मिजाजी से जवेरिया ने इस केस का ताक़ुब किया और अदालत को उन्होंने परस्यू किया, वकला के साथ उन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंस रखी, अदालत की प्रोसीडिंग्स में भी वो 2 दफ़ा ग़ालिबन उन्होंने अपना केस भी रखा और फिर उनकी एक बहुत बड़ी ये फ़तह है। तो कंग्रेचुलेशंस लफ्ज़ तो मुनासिब नहीं लगता कहते हुए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये उनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। दूसरी तरफ जो कीनिया की सहाफ़ती ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशंस हैं, उनको कम से कम मैं ज़रूर ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि एक पाकिस्तानी सहाफ़ी, जिसके कीनिया के साथ कोई लंबे चौड़े ब्रदरहुड रिलेशनशिप भी नहीं है, लेकिन ऑन अ पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल कीनिया की ये जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन अरशद की बेवा के साथ खड़े हुए ऑन अ पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल, विच रेजेस वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी पेनफुल, बहुत ही तकलीफ़देह सवालात के खड़े हो जाते हैं पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ियों के लिए, पाकिस्तान की जितनी सहाफ़ती ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्रेस क्लब हैं, मेरे लिए, हम सब के लिए। वहाँ पे बैठे हुए जो इतने प्रोमिनेंट टेलीविज़न एंकर पर्सन है, मैं नाम किसी का नहीं लेता, लेकिन आपको पता होना चाहिए, वो कुछ ना कर सके। आप लोग कुछ ना कर सके। आप लोगों की जो हेल्पलेसनेस है, जो आपकी बेबसी है, जो आपकी कमज़ोरी है, वो यहाँ पे बड़ी खुल के हमारे सामने आती।
अब इसके जैसे मैंने कहा कि बहुत से एस्पेक्ट्स हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा जो पहलू है वो ये है कि जब कीनिया की अदालत मिस्टेकन आइडेंटिटी की थ्योरी को रिजेक्ट करती है, तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ ने, पाकिस्तान की वो अथॉरिटीज़ जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम और शक है कि वो शहीद अरशद शरीफ के कत्ल में मुलव्वस हैं और जिन्होंने इस चीज़ के पीछे अपने आप को छुपाया हुआ है कि जो कुछ हुआ वो कीनिया में हुआ, वहाँ की पुलिस से बहुत बड़ा एक जुल्म हो गया, ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है, ये गलतफहमी की बुनियाद पे ये सब कुछ हुआ है, वो सारा का सारा केस जो है वो धड़ाम करके नीचे गिर जाता है। बिकॉज़ कीनिया की अदालत अपने फैसले में ये डिटरमिन करती है सारे सर्कमस्टेंस को देख के कि कीनिया की पुलिस की जो एक्सप्लेनेशन है मिस्टेकन आइडेंटिटी की, इसमें कोई जान नहीं है। तो फिर पाकिस्तानी सवाल ये खड़ा हो जाता है कि शहीद अरशद शरीफ को कीनिया की पुलिस का एक स्क्वाड जिसने उनको गलती से भी नहीं मारा है, ये मिस्टेकन आइडेंटिटी भी नहीं है, तो फिर कीनिया की एक पुलिस एक पाकिस्तानी सहाफ़ी को जो पाकिस्तान से दौड़ के पनाह लेता है, पहले मुत्तहिदा अरब अमारात में दुबई के अंदर, फिर कीनिया में वो सेल्फ एग्जाइल के अंदर है, जिसके खिलाफ पाकिस्तान में बहुत से केसेस हैं, जिसको दुबई से एक्स्ट्राडाइट करने की कोशिश की जाती है, जिसको पाकिस्तान में कत्ल की और जान से मार देने की धमकियां भी उसके मौजूद हैं, उसको कीनिया की पुलिस अगर मिस्टेकन आइडेंटिटी पे नहीं मारती तो खुदारा फिर किस चक्कर पे मारती है, फिर क्यों मारती है? ये सवाल तो खड़ा हो जाता है ना तमाम पाकिस्तानी सहाफ़ियों के लिए, पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स के लिए, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के लिए, पाकिस्तान की बार एसोसिएशंस के लिए, हम सब पाकिस्तानियों के लिए। इससे क्लियरली मतलब यह है कि शहीद अरशद शरीफ को कीनिया के किसी पुलिस स्क्वाड ने क्यों मारना था? उनको मारने की तमाम तर साजिश, उसके तमाम अगराज़ व मकासद, उसके तमाम जो लोकस है, आपको इस साजिश का, इस कत्ल की साजिश का, वो आपको पाकिस्तान के अंदर मिलता है। और जो पहले 560 या 80 पेजेस की पुलिस की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी, वो बहुत हद तक, इस हद तक एक डायरेक्शन भी आपको देती थी, जिसे दबाने के लिए एक और जीआईटी जो है वो बाद में बनाई गई। तो ये इसका मैं समझता हूँ कि सबसे पेनफुल किस्म का इसका आस्पेक्ट है। अब इसमें पाकिस्तान के सिस्टम के हवाले से भी एक बहुत बड़ा कमेंट हो जाता है कीनिया की अदालत के फैसले से। सिस्टम पे कमेंट ये है कि हम तो ये समझते हैं ना कि कीनिया, चूँकि ज़ाहिर है हम तो उठते हैं तो अपने आप को अमेरिका के साथ, बरतानिया के साथ, तो फ्रांस और जर्मनी और यूरोप और मगरब के साथ कंपेयर करते हैं। लेकिन कीनिया की अदालत के फैसले से हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि वो कीनिया जिसे हम 2 नंबर या 3 नंबर या 10 नंबर समझते हैं, या हमारा ख्याल है कि हमारे से ज़्यादा बुरे chaotic उसके हालात होंगे, वहाँ की इस अदालत ने ये साबित करके दिखाया है कि कीनिया का सिस्टम इतना ब्रोकन नहीं है, इतना रन डाउन नहीं है, इतना रॉटन नहीं है, इतना डिसफंक्शनल नहीं है जितना पाकिस्तान का सिस्टम है। शहीद अरशद शरीफ कीनिया के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, वो वहाँ का प्रोमिनेंट टीवी एंकर नहीं था, वो वहाँ की अफवाज के साथ बॉर्डर्स पे जाके उनकी वीडियोस नहीं बनाता था, वहाँ जाके वो सलूट नहीं किया करता था कीनिया पे। कीनिया का उस पे हक नहीं था, उस पे हक था पाकिस्तानियों का, उसका हक था पाकिस्तानियों पे। उस शहीद अरशद शरीफ का जिस पे अफवाज पाकिस्तान का हक था, जिस पे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का हक था, जिसका तमाम तर वजूद वहाँ से रिलेटेड था, उसको पाकिस्तान में तो किसी किस्म का इंसाफ जो है नहीं मिल सका। हाई कोर्ट्स हों या सुप्रीम कोर्ट हो या ट्रिब्यूनल्स हों या कमीशन हो या मीडिया एसोसिएशंस हों, वो कुछ नहीं उसके लिए कर पाए। सिस्टम कितना पेनिट्रेटेड है, कितना रॉटन है, कितना डिसफंक्शनल है, ये हमें कीनिया की अदालत के फैसले से हमें इसका बड़ी अच्छी तरह से पता चलता है। बाकी भी जो सारी कहानी मेरे सामने है बाकी सब चीज़ों की, उसमें भी आपको एक विकेड, मैलिग्नेंटली रॉटन और ब्रोकन डाउन सिस्टम जो है उसका हर जगह से आपको खबर मिलती है। मैं आता हूँ अब इस्लामाबाद की तरफ इस वाक़ये में। अच्छा, अब इसमें उम्मीद ये है कि शहीद अरशद शरीफ के मैं 2-3 एक पॉइंट्स और ऐड कर दूँ तमाम पाकिस्तानी सहाफ़ियों के लिए। देखें, जब अदालत ये कहती है कि इसकी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, दिस इज़ दी हाई पॉइंट जब किसी को ये कोशिश करनी चाहिए यूरोप के अंदर, अक़वाम मुत्तहिदा के करीब, अमेरिका के अंदर जिनके पास ये इन्फ्लुएंस है, कि इस इशू को एस्केलेट अपवर्ड्स किया जाए और इसे अक़वाम मुत्तहिदा का कोई वर्किंग ग्रुप इसे देखे, इसे उठाए, जिसका ताल्लुक मीडिया से हो, जिसका ताल्लुक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ हो, कि जब कीनिया की अदालत की डिटरमिन करती है कि केस मिस्टेकन आइडेंटिटी का नहीं है, ये आर्बिट्री किलिंग है, तो फिर ये आर्बिट्री किलिंग क्यों हुई, ये इसको ऊपर उठना चाहिए किसी इंटरनेशनल बॉडी में। तो ये अभी मेरा पॉइंट है, मैं इसमें मज़ीद भी बात करूँगा। अब हम देखते हैं, मैं इस्लामाबाद आ जाता हूँ, जहाँ एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि अब ये जो डेवलपमेंट है ना इस्लामाबाद की, जिसका मैं जिक्र करने लगा हूँ, ये बड़ी डेवलपमेंट्स का एक इंटर रिलेटेड किस्म का मजमूआ है। यहाँ बड़ी इंटरकनेक्टिंग और डॉट इंटरकनेक्टेड ये डेवलपमेंट्स हैं और यहाँ बड़ी डॉट कनेक्टिंग की आपको ज़रूरत है कि यहाँ हो क्या रहा है। जैसे आप किसी एडवेंचर की फिल्म में देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ी डिफरेंट कमरों के अंदर डिफरेंट सीन्स हो रहे होते हैं, ये वो इस किस्म के कि डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट किस्म की खींचातानी, सीन और कोशिश जो है वो की जा रही है। एक इसका पहलू वो है, इसका एक पर्दा उठता है तो स्टेज पे आप देखते हैं कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो हैं वो बाकायदा उन्होंने बुला लिया है ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी अब जो दिन ट्यूसडे का शुरू हो रहा है, मंगल,
बुध, जुमेरात को उन्होंने NA46, NA47, NA48 इस्लामाबाद के जो 3 हलके हैं, जहाँ पर 40-40, 50-50 हज़ार की लीड थी पीटीआई के कैंडिडेट्स की, और वहाँ पे जिता दिया गया है पीएमएलएन के कैंडिडेट्स को। तो उनको बुला लिया है और उन्हें कहा है तीनों पीएमएलएन के कैंडिडेट्स को कि अपना पूरा रिकॉर्ड जो है फॉर्म 45, फॉर्म 47 वगैरह जो है वो लेकर आप हाज़िर हो जाएं मंगल को, बुध को और जुमेरात को। अब हल्के क्या क्या हैं? एक इसमें हल्का NA46 है, जहाँ पे आमिर मुगल साहब जो हैं जो जीते हुए हैं, और उनके मुकाबले में है अंजुम अकील साहब जो असल में हारे हुए हैं लेकिन फॉर्म 47 पे जीते हुए हैं। इन्हें 9 जुलाई को अंजुम अकील साहब को कहा है कि तमाम रिकॉर्ड लेके आ जाएं। 10 जुलाई को बुला लिया गया है दूसरा हल्का, जहां तारिक फजल चौधरी साहब को जिताया गया है फॉर्म 47 पे शुएब शाहीन साहब के मुकाबले में, वहाँ भी बहुत बड़ी लीड है, उनको बुला लिया गया है 10 जुलाई को। यहाँ पर तारिक फजल चौधरी, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से सुने, इसको सिर्फ फैक्ट में ना देखें कि ऐवी होगा। तारिक फजल चौधरी साहब के वकील ने बड़ी कोशिश की कि हमें 1 हफ्ता देते हैं रिकॉर्ड जमा करने के लिए। हफ्ता क्यों मांग रहे हैं, क्या वजह? हफ्ते में कौन सा रिकॉर्ड आ जाना है? मैं भी आपको बताता हूँ, कोई रिकॉर्ड नहीं आना था। और तारिक फजल चौधरी साहब ने भी खुद ज़ाती तौर पे खड़े होकर वहाँ पे तारिक महमूद जहांगीरी साहब से रिक्वेस्ट की कि जी मुझे कम से कम 4 दिन दे दें। तो 4 दिन की क्या अहमियत है वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उन्होंने उनको नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम मज़ीद आपको वक्त नहीं दे सकते, इसमें अदालत का फैसला या अदालत की सेंस जो है वो बिल्कुल क्लियर है। अभी मैं बताता हूँ है क्या कहानी। NA48 जो है उसमें अली बुखारी साहब को हराया गया है जो फॉर्म 45 पे जीते हुए हैं। फॉर्म 47 पे राजा खुरम नवाज साहब जो है उनको जिताया गया, उनको 11 जुलाई को रिकॉर्ड के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने बुलाया। अब इसके साथ 2 पैरेलल डेवलपमेंट्स हैं जो आप देखते हैं। एक तो ये देखिए कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को इस जुर्म की पादाश में उनके खिलाफ एक स्कैंडल खड़ा कर दिया गया है कि उनकी डिग्री जो है वो जाली है, और इल्ज़ाम ये है, आम ख्याल यही है कि पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये पूरी कहानी निकाली है और इसे सोशल मीडिया पे पीटा जा रहा है और उनको डिमोनाइज़ किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। अब इसमें ज़रा गौर करें कि ये जो पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये कैसी एजेंसी को गौर करें कि एजेंसी के अफसरों पर ठीक है आपको बहुत गुस्सा है, लेकिन ये बेचारी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी इस घटिया काम के लिए कब पैदा हुई थी? इस काम के लिए तो थोड़ा होती हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज। ये तो रज़िया गुंडों में फंस गई है, उनको खुद नहीं समझ आ रहा कि उनका क्या कैरेक्टर बना दिया गया है। इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं जहाँ दहशत गर्दी हो, मुल्क के ख़िलाफ़ कोई काम कर रहा हो, अगवा कत्ल इस किस्म की चीज़ें हो रही हों, बम फट रहे हों, वहाँ इंटेलिजेंस एजेंसी डॉट कनेक्टिंग करती है, फैक्ट्स इकट्ठे करती है, जोड़ती है, इन्वेस्टिगेशन करती है और फिर किसी मामले की तह तक पहुँचती है और लॉ इन्फोर्समेंट की या रियासत के बाकी इदारों की मदद करती है। यहाँ ये इंटेलिजेंस एजेंसी जो दुनिया का घटिया तरीन जलील तरीन काम है वो करने के लिए इस बेचारी इंटेलिजेंस एजेंसी को लगाया हुआ है। बहरहाल ये तो एक पहलू है। अब इसके जवाब में क्या हुआ, जो ये है कि भाई उनकी डिमोनाइजेशन की जा रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फुल बेंच ने इसका नोटिस लिया और वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, PTA को, पैमरा को, FIA को नोटिस इशू किए हैं और मेरा ख्याल एक आध दिन में उनको बुलाया कि आके हमें ये बताएं कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को कौन टारगेट कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसको रोका जाए। सबको पता है कि कौन टारगेट कर रहा है, कोई कह नहीं पाता, सिर्फ ज़बानी हम ही कह सकते हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन अब एक और भी इसके साथ एक बड़ी डेवलपमेंट है। तीसरी डेवलपमेंट क्या है? वो तीसरी डेवलपमेंट ये है इन्हीं हलकों के साथ कि आज ही के दिन में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने इलेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2024 को पास कर दिया। अब इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है, इसी के साथ इसका सिग्निफिकेंस है इस्लामाबाद के हलकों के साथ। इलेक्शन अमेंडमेंट एक्ट ये कहता है कि रिटायर्ड जो जजेस हैं, जो सारे के सारे PMLN के वजीफ़ा खार किस्म के वकील हैं और ख़ासे बदबूदार भी हैं उनमें से बाज़, इन्हें लगाया जा सकता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का हेड। यानी सर्विंग जजेस के बजाय आप रिटायर्ड जजेस को लगाएंगे। वजह ये बनाई गई है कि रिटायर्ड जजेस जो हैं वो बड़े मसरूफ़ हैं, उनके पास काम बड़ा है, इसलिए रिटायर्ड जजेस होने चाहिए। हालांकि आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट के जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस है मलिक शहजाद खान साहब, उन्होंने 8 ट्रिब्यूनल के लिए हाई कोर्ट के जजेस दे दिए, उसका स्केड्यूल इशू कर दिया, उनकी पूरी डिटेल इशू कर दी। लेकिन इनको सर्विंग जजेस इसलिए नहीं चाहिए कि सर्विंग जजेस पे इनको उस तरह से कंट्रोल नहीं है, इनको रिटायर्ड जजेस चाहिए। अब ये होगा क्या यहाँ पे? चूँकि ये पास कर दिया गया और आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला किया था इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से, उसे माशाल्लाह पाकिस्तान के सबसे मोअज़्ज़ज़ जो चीफ जस्टिस हैं काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने रद्द कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया। तो वहाँ भी उसको रोक दिया गया। अब ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल एक्ट के मंजूरी देने के बाद, जिसकी पहले नेशनल असम्बली मंजूरी दे चुकी थी, फिर सेनेट ने इसकी मंजूरी दे दी जुलाई में आके, अब इसको मंजूरी प्रेसिडेंट ने दे दी है। तो ये जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के इलेक्शन ट्रिब्यूनल को काम नहीं करने दिया जाएगा। अगले आप समझें कि 24 घंटों के अंदर अंदर कुछ किया जाएगा जिसमें इस इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कहा जाएगा कि अब ये इनवैलिड हो गया। इसीलिए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी तारिक फजल चौधरी को टाइम नहीं दे रहे, रुक नहीं रहे, और उन्होंने ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे उनको कहा है कि रिकॉर्ड लेकर आ जाएं। उनको पता है कि उनका रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है और इसी वजह से तारिक फजल चौधरी साहब 4 दिन मांग रहे थे, उनका वकील जो है 1 हफ्ता मांग रहा था। अब मैं एक और डेवलपमेंट की तरफ आता हूँ कि अली अमीन गंडापुर जो चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने ये वार्न किया है कि पूरे मुल्क में हंगर स्ट्राइक्स हो सकती हैं इमरान खान के लिए।
इसका बैकग्राउंड ये है कि अब से 3-4 दिन पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने ये वार्न किया था कि अगर उनकी जेल की कंडीशन जो सर्कमस्टेंसेस इंप्रूव ना किए गए, जहाँ उनको बिजली का पंखा भी बंद कर दिया जाता है, जहाँ उनके कमरे को एक तनूर में, ओवन में बदल दिया गया है, तो वो हंगर स्ट्राइक कर सकते हैं। हंगर स्ट्राइक की बड़ा ट्रेडिशन है साउथ एशिया के अंदर, पूरी दुनिया में है। कांग्रेस के बहुत से लीडर्स ने, बाशमूल महात्मा गांधी जो हैं, वो भी हंगर स्ट्राइक करते रहे। पाकिस्तान में भी बहुत से जेल के प्रिजन जो सियासी लीडर जो हैं, उन्होंने हंगर स्ट्राइक किए। मुझे बड़ी उम्मीद है कि जो कर्नल साहब रन करते हैं अडयाला जेल के मामलात को, वो इसको ज़रा सीरियसली लेंगे और इमरान खान को हंगर स्ट्राइक नहीं करनी पड़ेगी और उनका पंखा और उनकी जेल के हालात जो हैं उन्हें कर्नल साहब जो हैं ठीक कर देंगे। हमारी भी रिक्वेस्ट को कर्नल साहब शामिल कर लें बाकी तमाम रिक्वेस्ट के साथ। अब मैं आऊँ कि खैबर पख्तूनख्वा में ही बाजोड़ में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम में बात करते हुए अमीर जमात इस्लामी जनाब हाफिज़ नईमुर रहमान जो हैं, उन्होंने बहुत सख्त पोजीशन ली है। उन्होंने कहा है कि ये अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन जो है ये नहीं होना चाहिए, उसकी उन्होंने मुखालफत की। उन्होंने कहा केपी को अमन चाहिए, केपी को मज़ीद ऑपरेशंस नहीं चाहिए। जब भी ऑपरेशंस होते हैं तो अफवाज में और लोगों के दरमियान में एक फ्रैक्चर्ड रिलेशनशिप सारे तबाह हो जाते हैं, ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है, उससे बहुत जुल्म फैलता है। और वहाँ पर लोगों ने भी प्लेकार्ड्स इसी हवाले से उठाए हुए थे। यहाँ तक तो उनकी बात जो है चलें बड़ी पॉजिटिव है। लेकिन दूसरी डेवलपमेंट ये हुई है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर हाउस पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जनाब बिलावल जरदारी भुट्टो साहब ने, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से दहशतगर्दी जो है उसका बहुत बड़ा एक रिसर्जेंस और रिन्यूअल हो रहा है, और ये अफ़गानिस्तान में जाके चाय का प्याला पीने से इशारा उनका जनरल फैज़ की तरफ है, या वहाँ जाके सिर्फ बातचीत करने से मसला हल नहीं होने वाला। इसके ख़िलाफ़ बड़ी कंसर्टेड कोऑर्डिनेटेड किस्म की कार्रवाई की ज़रूरत है। ये तो उन्होंने वैसे नहीं कहा कि यहाँ पे ऑपरेशन अज़्ब इस्तेहकाम जो है वो होना चाहिए, लेकिन उनकी प्रेजेंस जो है इस वक्त पेशावर के अंदर, उसकी कोई वजह ठीक तरह से समझ नहीं आई कि उनके अगराज़ व मकासद क्या हैं, वो क्यों आए हैं, टाइमिंग उनकी क्या है। यहाँ बैठ के लग यही रहा है कि वो बिलवास्ता तौर पे, इनडायरेक्टली तौर पे जो है वो ऑपरेशन ज़रब इस्तेहकाम को उन्होंने सपोर्ट किया है, जब वो ये कहते हैं कि गुज़िश्ता 15 बरस से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमतें, हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहली हुकूमत 2013 में बनी है, उस हिसाब से 11 ही बरस उसको हुए हैं, लेकिन उनका ये ख्याल है बिलावल जरदारी भुट्टो को कि 15 बरस से खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ जो है उसने हर किस्म की दहशतगर्दी को इनकरेज किया है, तहरीक इंसाफ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये की है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को सिंध से सीखना चाहिए कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं, सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हम सिंध के अंदर कैसे चला रहे हैं। यानी बिलावल जरदारी ये समझते हैं कि सिंध एक बहुत ही वेल मैनेज, वेल गवर्नड एंड वेल रेगुलेटेड किस्म का प्रोविंस है। पहले हम समझते थे कि खैबर पख्तूनख्वा वेल रेगुलेटेड है हेल्थ के मैटर्स में, बाकी सब चीज़ों में, एजुकेशन में, लेकिन अब वो बता रहे हैं कि सिंध जो है बड़ा वेल रेगुलेटेड है। उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था तो मैंने पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान और चीन अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान मैंने जो टॉक्स हैं उसको मैंने फैसिलिटेट किया था। ये नहीं वैसे बिलावल जरदारी भुट्टो ने बताया कि जब वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे तो वो अफ़गानिस्तान क्यों नहीं गए, बिकॉज फॉरेन मिनिस्टर उन तमाम ट्रबल स्पॉट्स में जाता है जहाँ सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है या टेंशन होती है, जहाँ मामला खड़े हुए होते हैं। लेकिन बिलावल जरदारी कभी अफ़गानिस्तान नहीं गए। उसकी क्या उनकी मसलहत और वजूहात हैं, उस पर उन्होंने कोई रोशनी वहाँ पे नहीं डाली। ना ही किसी अखबारी रिपोर्टर को हिम्मत हुई कि जब अफ़गानिस्तान का जिक्र कर ही रहे हैं तो उनसे पूछ ही लें। अच्छा, अब एक ऐसी डेवलपमेंट है जहाँ मेरा जो ख्याल था कि आज जो कुछ हो जाना है बहुत बड़ा गंद, वो हो नहीं सका। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो 7 मेंबर बेंच था जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का, जिसमें मुझे बहुत ख़तरा था कि यहाँ पर मिलिट्री की जो कोर्ट्स हैं उनको 6-1 से या 5-2 से जस्टिफाई आज ही के दिन में करके अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला किया जाएगा, वो नहीं हो सका। ये ज़हन में रहे कि यहाँ अपील की हुई है हुकूमत ने उस फैसले के ख़िलाफ़ जो जस्टिस एजाज़ुल एहसन ने और उससे पहले किया था। मैं ख्याल 4 या 5 मेंबर का एक डिसीजन था जिसमें फ़ौजी अदालतें जो हैं उन्हें कालादम करार दे दिया गया था और कहा था कि इनकी कानून में कोई जवाज़ नहीं बनता। उसके ख़िलाफ़ हुकूमत ने अपील की हुई है। ये फ़ैसला ज़ाहिर है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर कोई आज बहुत बड़ा काम नहीं हो सका। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर बहुत से जो उस वक्त ओरिजिनल जो पिटिशन थी उसके जो पिटिशनर्स थे वो यहाँ पे रिस्पोंडेंट बन चुके हैं, और उन रिस्पोंडेंट्स में एतजाज़ एहसन भी हैं। उन रिस्पोंडेंट्स के अंदर जस्टिस जवाद ख्वाजा जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हैं, कुछ एसोसिएशंस भी हैं, कुछ और भी लोग हैं। और यहाँ पर इशू ये हुआ है कि अभी तक जो डिटेनीज़ हैं जिनको 1 साल से पकड़ा हुआ है उनको उनके रिश्तेदारों से और वकला से मिलने नहीं दिया जाता। तो अदालत ने डायरेक्शन दी है, मामले को 2-3 दिन के लिए एडजॉर्न कर दिया है कि इनकी मुलाकात यहाँ पर करवाई जाए। इसकी अहमियत यह है कि अब जो दिन शुरू हो रहा है, जो शुरू हो समझे कुछ घंटों में, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उस फुल कोर्ट में प्रिजाइड करना है उस केस को जहां रिज़र्व सीट्स को मेरे हिसाब से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पीडीएम को लौटा देना चाहते हैं, वापस कर देना चाहते हैं। और वहां पर उनको रेजिस्टेंस है और ख़तरा उनको यही लग रहा है कि उनके पास 7+ जजेस जो हैं वो नहीं हैं। मेरा एनालिसिस ये है कि ये दो उन्होंने जो बेंच बनाए इसके ज़रिए वो अपनी गुडविल जनरेट करना चाहते हैं, चौधरी निज़ामुद्दीन के साथ टाइम बाय करना चाहते हैं। हुकूमत को वक्त दिया उन्होंने ताकि उनको वो सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके, ताकि वहाँ से जो फुल कोर्ट में है जहाँ उनको
उनको जस्टिस अतर बिनल्ला, आयशा मलिक, मुनीब अख्तर और किसी हद तक मंसूर अली शाह साहब उनको रेजिस्ट कर रहे हैं, वहाँ से वो रास्ता बनाएं और सीटें वापस कर दें। अब वो समात कुछ घंटों में शुरू होनी है। मुझे तो लगता है कि ये कामयाब हो जाएंगे जिस किस्म का ये कर रहे हैं, लेकिन और बहुत से लोगों को शक है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब अपने इन इरादों के अंदर कामयाब नहीं हो सकेंगे और उनको टेन्योर एक्सटेंशन भी नहीं मिल सकेगी। बट मुझे क्लैरिटी नहीं है कि इतना जब ज़ोर सिस्टम लगा रहा है उनको देने के लिए, तो क्यों नहीं उनको टेन्योर एक्सटेंशन मिल सकेगा, अनलेस कि कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिसको मैं इस स्टेज पे अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। बहुत ही क्विकली मैं आपको 2-4 मिनट में 2 की इंटरनेशनल डेवलपमेंट बता दूँ। एक का ताल्लुक अमेरिका से, दूसरी का ताल्लुक मशरिक़ वस्ता और गाज़ा और फ़लस्तीन से है। पहली डेवलपमेंट वो है जहाँ अमेरिका के सदर जो बाइडन मंडे के दिन MSNBC के प्रोग्राम, मॉर्निंग प्रोग्राम में वो वाया कॉल पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ वो कहते हैं कि मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ प्रेसिडेंशियल कैंपेन को, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। और जो डेमोक्रेटिक नॉमिनी, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग जो हैं मेरे ख़िलाफ़ हैं या समझते हैं कि मैं मुझे उन्हें जो मेरी प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन को के ख़िलाफ़ है, उनको चाहिए कि मुझे आके कम्पीट करें मेरे ख़िलाफ़ जो शिकागो के अंदर डेमोक्रेटिक कन्वेंशन होना है। ये बिल्कुल उन्होंने यबड़ी मारी है, बिकॉज जो लोग उनकी कैंडिडेसी की मुखालफत कर रहे हैं वो ज़ाती तौर पे खुद नहीं खड़े होना चाह रहे। वो ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट सठिया गया हुआ है, उसकी कॉग्निटिव और मेंटल स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है। और लोगों तो नाम यहाँ पे ले रहे हैं कामला हारिस का, या फिर नाम ले रहे हैं गेविन न्यूसम का जो कैलिफोर्निया के गवर्नर है। और ये वैसे भी यबड़ी इसलिए है कि अकॉर्डिंग टू द लॉज, जो इलेक्शन लॉज हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के जिन डेलीगेट्स ने अपने वोट दे दिए हैं प्रेसिडेंट बाइडन को, और जिनकी वोट्स की स्ट्रेंथ पे प्रेसिडेंट बाइडन ने डेमोक्रेटिक पार्टी की नॉमिनेशन लेनी है डेमोक्रेटिक कन्वेंशन में, वो अपने वोट्स को स्विच नहीं कर सकते जब तक कि प्रेसिडेंट बाइडन जो है किसी और कैंडिडेट के फेवर में इन वोट्स को विड्रॉ नहीं करेंगे। सो प्रेसिडेंट बाइडन ने पाकिस्तानी स्टाइल की बात की है, हवा हवा वाली बात की। इसी दिन में प्रेसिडेंट बाइडन ने डोनर्स के साथ भी एक कॉल की है, जहां डोनर्स को रीअश्योर करवाया है कि मैं जो हूँ नहीं छोड़ने वाला। दूसरी तरफ से ये है कि और डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन को उन्होंने ख़त, एक ईमेल वगैरह भी उन्होंने जनरेट की है। वैसे उन्होंने एक ईमेल बाइडन कैंपेन ने पूरी दुनिया में उन तमाम अमेरिकन के लिए भी जनरेट की है जिन्होंने बाइडन कैंपेन को सब्सक्राइब किया हुआ है, उसमें ये नाचीज़ भी है। तो मुझे भी वो एक ईमेल आई है जिसमें प्रेसिडेंट बाइडन की यही सारी जो हैं एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी हैं अपने हवाले से। उनकी कैंपेन है कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं क्विट नहीं कर रहा। संडे का जो दिन था उसमें डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन ने एक कॉल के ज़रिए प्रेसिडेंट बाइडन को ये कन्विंस करने की कोशिश की कि आप अब नहीं हैंडल कर सकेंगे प्रेसिडेंशियल रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और आपको इस कैंपेन से अलग हो जाना चाहिए। और कुछ डोनर्स ने भी उन पे ये जोर दिया। तो अब MSNBC से बात करते हुए प्रेसिडेंट बाइडन ने डोनर्स को भी लताड़ने की कोशिश की है, ये क्या कि मैं मिलियनर्स की डिक्टेशन नहीं लेता। इन दी एंड जो मुझे समझ आई है कि मिलियनर्स ही की डिक्टेशन उनको लेनी पड़ेगी, और जब की डोनर्स इसमें से बाहर निकल जाएंगे, और ये चीज़ अगले 10-12 दिन में हो सकती है रिपब्लिकन कन्वेंशन से, सॉरी डेमोक्रेटिक कन्वेंशन से पहले, और प्रेसिडेंट बाइडन को अलग होना ही पड़ेगा बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। प्रेसिडेंट बाइडन ज़िद कर रहे हैं और ये उनकी एक ज़िद और अना की जंग है, और मुझे बहुत उम्मीद है कि इसमें वो मार खाएंगे। अच्छा, अब ये क्यों कर रहे हैं डेमोक्रेट्स? क्या डेमोक्रेट्स ये सोचते हैं कि कामला हारिस इलेक्शन जीत जाएंगी या गेविन न्यूसम जीत जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। डेमोक्रेट्स को अंदाज़ा है कि इस स्टेज के ऊपर ट्रंप ही प्रोबेबली इलेक्शन जीतेगा। बहुत कम स्लिम चांसेस हैं कि कोई भी डेमोक्रेटिक कैंडिडेट इतने थोड़े वक्त में इतनी ज़्यादा ताईद हासिल कर सके लोगों की अक्रॉस द कंट्री। लेकिन उनको ख़तरा ये है कि दो जो हाउसेस हैं अमेरिकन कांग्रेस के, अपर हाउस सेनेट और लोअर हाउस जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 219 वर्सेस 213 की लीड है रिपब्लिकन की, लेकिन सेनेट में एक स्लिम लीड है 51 वर्सेस 49 की डेमोक्रेट्स की। उन्होंने असेसमेंट ये की है कि प्रेसिडेंट बाइडन की लैकलस्टर परफॉर्मेंस और उनके इलेक्शन हारने के नतीजे में रिपब्लिकन्स को इतनी एक जान उनमें आ जाएगी कि वो उनसे सेनेट भी छीन लेंगे और हाउस भी हम उनसे नहीं छीन सकेंगे, जिसके नतीजे में प्रेसिडेंट मुमकिन ट्रंप जो हैं उनका रास्ता बिल्कुल नहीं रुक सकेगा और वो एक अनरिस्ट्रेंड ताकतवर प्रेसिडेंट बन जाएंगे। मुझे किसी ने ये कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो 1 टर्म इलेक्शन के बजाय 2 टर्म प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं स्टेज के ऊपर, यानी वो 3 दफ़ा प्रेसिडेंट बन सकते हैं। इसको मैंने वैसे इन्वेस्टिगेट करना है, लेकिन किसी ने मुझे बताया है अपना के कन्वेंशन में कि लॉज इस किस्म के हैं कि जब भी प्रेसिडेंट बनता है उसके बाद उसकी टर्म जो है वो उसके बाद एक सेकंड टर्म के लिए खड़ा हो सकता है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि चूँकि वो 1 टर्म कर चुके हैं इसलिए वो दोबारा टर्म जो है नहीं ले सकेंगे, लेकिन अभी इसको मैंने फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है। मशरक़ी वस्ता के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होनी है दोहा में, कतर के कैपिटल सिटी में, वेडनेसडे के दिन, जहाँ इसराइल के इंटेलिजेंस चीफ डेविड बर्निया जो हैं
वो और CIA के चीफ विलियम बर्न्स, इजिप्शियन इंटेलिजेंस चीफ और कतरी इंटेलिजेंस चीफ जो हैं, उनसे अपनी मुलाकात करनी है कतर के फरमा रवा और शेख से। और इसका ताल्लुक ये है कि पीस हो जाए। पीस तो बराए नाम है, असल में ये होस्टेज डील चाहते हैं हो जाए। हमास इसकी पार्टिसिपेंट नहीं है, लेकिन होस्टेजेस तो हमास के पास है। दूसरी तरफ से खबर यह है कि जहाँ तकरीबन 38 से 40,000 40,000 के करीब फ़लस्तीनी जो हैं वो मारे जा चुके हैं गाज़ा में, वहाँ अंदाज़न 80,000 से ज़्यादा लोग जो हैं ज़ख्मी हुए हैं। और जो एक्सट्रैपोलेटेड फिगर्स हैं हेल्थ के, वो ये शो करते हैं कि जो टोटल डेथ टोल है, ये तो वो है ना जो फौरी तौर पे उसकी ये टोटल डेथ टोल अल्टीमेटली जब कैलकुलेट होगा तो ये 1,80,000 से तजावज़ कर जाएगा, जिसमें डिजीज़, एमेसिएशन, हंगर जो हैं वो सब एलिमेंट्स भी ऐड हो जाएंगे। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।